आज 4 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में सबसे बड़ी खबर वेनेजुएला से जुड़ी है। अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है। वेनेजुएला संकट अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने शुक्रवार देर रात एयर स्ट्राइक की और मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को मंजूरी दी, जो CIA की खुफिया जानकारी पर आधारित था। रूस, चीन और ईरान ने इसकी निंदा की है, जबकि स्पेन शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में अंतरिम राष्ट्रपति की घोषणा की और भविष्य में देश का नियंत्रण संभालने का प्लान बताया। इस घटना ने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसे मामलों की याद दिला दी, जिससे कई देशों में दहशत फैल गई। अन्य प्रमुख खबरें उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश और ऊंची ज्वार से बाढ़ आ गई। सड़कें बंद हो गई। चीन में आयरलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा चर्चा में है। ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हथियार भंडार पर बमबारी की। कोलंबिया के राष्ट्रपति को ट्रंप ने चेतावनी दी है। एशिया और यूरोप अपडेट बांग्लादेश में खालिदा जिया के निधन पर भारत की संवेदना के बाद वहां से पीएम मोदी और जयशंकर के लिए बड़ा संदेश आया। एक हिंदू की हत्या की घटना ने तनाव बढ़ाया। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती जारी। डॉ 025 में 52% ज्यादा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो हस्तक्षेप करेंगे। आर्थिक और पर्यावरण समाचार ऑस्टेड ने ट्रंप के $5 अरब के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट रोकने पर कानूनी चुनौती दी। मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देश ट्रंप के अगले निशाने का डर महसूस कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने वेनेजुएला मामले से खुद को अलग रखा। दादागिरी के खेल की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है। इसकी सूचना ट्रंप ने ही दी। वेनेजुएला ने मांग की है कि उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सही सलामत है या नहीं, इसके प्रमाण दिए जाएं। हमले को देखते हुए मादुरो ने वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा की थी। राजधानी कराकस में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। भारी बमबारी हो रही है। राजधानी के अलावा दूसरे शहरों के आसमान में अमेरिकी वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। यह हमला उस समय हुआ जब चीन के विशेष दूत वेनेजुएला की राजधानी में थे। हमले से पहले 3 घंटे तक राष्ट्रपति मादुरो ने चीन के दूतों के साथ बातचीत भी की। उनके रहते अमेरिका ने हमला किया। क्या अमेरिका चीन को कोई संदेश दे रहा है? चीन इसका कोई जवाब देगा? वेनेजुएला से सबसे अधिक ईंधन की सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई चीन को होती है। सबकी नजर इस बात पर होगी कि वेनेजुएला पर कंट्रोल करने के बाद ट्रंप चीन को होने वाली सप्लाई के बारे में क्या फैसला करते हैं और चीन जवाब में क्या करता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर चीन को बड़ी चुनौती तो दी है। चीन ने संयम की अपील की है और रूस ने निंदा की है। रूस ने कहा है वेनेजुएला उसका दोस्त है, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। चीन ने भी हमले से पहले वेनेजुएला को सपोर्ट करने का वादा किया था। तो क्या अब करेगा? वेनेजुएला की मदद के लिए चीन अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा या चुपचाप बयान देकर किनारे हो जाएगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए लिखा है, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक कामयाब और व्यापक स्ट्राइक पूरी की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। उन्हें देश के बाहर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दुनिया भर में और अमेरिका में इस कदम को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आलोचना हो रही है और चुप्पी साधी जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को यह लेक्चर अब नहीं देना चाहिए कि दुनिया को नियमों के आधार पर चलना चाहिए। वेनेजुएला ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी अमेरिका ने हमला किया। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका में यह बात भी कही जा रही है कि अब अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर ले या तख्ता पलट करे वहां, या रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, तब अमेरिका क्या कहेगा, किस आधार पर विरोध करेगा? अगले कुछ दिनों में साफ होगा कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करता है या अपना पिट्ठू वहां बिठा देता है, या वहां की जनता और सेना अमेरिका के विरोध में सड़कों पर उतरती है और जंग लड़ती है। 2002 में जब ह्यूगो शावेज को तख्ता पलट से हटाया गया, तब वेनेजुएला की जनता ने भयंकर प्रतिरोध किया।
मांग की शावेज को वापस पदस्थापित किया जाए, करना पड़ा। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और वेनेजुएला एक दूसरे के साथी भी रहे और किस तरह दोनों के रास्ते अलग होते चले गए। अगर वेनेजुएला पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो बहुत तेजी से दुनिया भर में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। उसमें उतार चढ़ाव का तूफान आएगा, क्योंकि वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। इस पर कब्जे के बाद ऊर्जा की सप्लाई चेन और राजनीति में अमेरिका की स्थिति बदल सकती है। सबसे पहले तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी के देशों पर अमेरिका की निर्भरता कम हो जाएगी। इस बात को ईरान पर होने वाले भावी हमलों से जा रहा है कि ट्रंप वेनेजुएला को कंट्रोल कर अमेरिका के लिए ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे और ईरान को लेकर निर्णायक लड़ाई कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि सऊदी अरब चीन को सबसे अधिक कच्चे तेल की सप्लाई करता है। यमन में जो हमला हो रहा है उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वेनेजुएला से भी चीन में सप्लाई होती है। ट्रंप चाहते थे कि वेनेजुएला यह सप्लाई रोक दे। क्या ट्रंप खुद वेनेजुएला से चीन की सप्लाई बंद कर देंगे? तब चीन क्या करेगा? चीन भले ही ट्रंप के बहकावे में नहीं आता, ना कभी अमेरिका से लड़ने की चुनौती को स्वीकार करता है, मगर पीछे भी नहीं हटता। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अगर ईंधन की सप्लाई चीन को रोक दी गई तब चीन क्या करेगा? बार बार यह सवाल कई चर्चाओं में आ रहा है। साफ है कि अमेरिका यह सब लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर कर रहा है, मगर सच्चाई क्या है आप जानते हैं। ऊर्जा संसाधनों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, सबको दिख रहा है। इसलिए देखने की बात होगी कि ईरान की कायम करना चाहता है, सबको दिख रहा है। इसलिए देखने की बात होगी कि ईरान की तरह क्या वेनेजुएला अमेरिका का विरोध कर पाएगा। अगर वहां जंग हुई, प्रतिरोध हुआ, तो अमेरिका लंबे समय के लिए वेनेजुएला में फंस भी सकता है और वहां जो हुआ है उसका असर लैटिन अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा। खुद को शांति का प्रेसिडेंट कहने वाले ट्रंप ने अपने ही पड़ोसी देश पर हमला किया है। अपने रक्षा मंत्रालय का नाम इन्होंने युद्ध मंत्रालय कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने इस्राएल की मदद के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप युद्ध के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, दावा करते थे अमेरिका दूसरे देश की जमीन पर युद्ध करने नहीं जाएगा, सरकारें नहीं बनवाएगा, लेकिन वेनेजुएला में ठीक उल्टा कर रहे हैं। यूक्रेन तो इनसे रुका नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का 60 से अधिक बार क्रेडिट ले चुके हैं, जिसे भारत ने अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। भारत पाक के बीच युद्ध विराम करवाने का दावा कर ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार पर दावेदारी करने लगे, मगर मिला नहीं। लेकिन वेनेजुएला के विपक्ष की जिस नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, उसी देश में ट्रंप ने हमला किया है। कभी मारिया कोरिना मचाडो कहा करती थी कि वेनेजुएला में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका को दखल देना चाहिए। अब मारिया क्या करेंगी? क्या अपने ही देश पर अमेरिका के हमले का स्वागत करेंगी? अमेरिका में बहस चल रही है कि जल्दी ही इस हमले को सही ठहराने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़ दिए जाएंगे कि वहां ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को सिर्फ इस बात पर एक देश की राजनीति में दखल देने का मौका मिल जाता है? क्या अमेरिका में मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता? अमेरिका में पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि मादुरो का सत्ता में बने रहना अवैध था, इलेजिटिमेट था, लेकिन क्या अमेरिका का इस तरह से दखल देना अवैध नहीं है? अगर मादुरो का चुनाव अवैध था या वो तानाशाह है, विपक्ष को कुचल रहे हैं, तो उन्हें हटाने का फैसला क्या वेनेजुएला के लोगों का होना चाहिए या ट्रंप सरकार का? क्या अमेरिका खुद ऐसे बहुत से देशों के साथ व्यापार नहीं करता जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जहां लोकतंत्र नहीं है, विपक्ष की आवाज कुचल दी जाती है, विपक्ष के नेताओं की हत्या कर दी जाती है? ड्रग्स की रोकथाम के नाम पर भी इस हमले को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। वेनेजुएला के रास्ते ड्रग्स अमेरिका में आ रहे हैं। इस आधार पर वेनेजुएला पर हमला करने की वकालत करने वालों की लॉबी अमेरिका में बहुत बड़ी है, मगर उन्हें चुनौती भी मिल रही है। ड्रग्स तो मैक्सिको से भी आता है। चीन का फेंटानिल भी अमेरिका में बीमारी की तरफ फैल गया है। खुद ट्रंप चीन और मैक्सिको पर प्रतिबंध लगाने के पीछे ड्रग्स को प्रमुख कारण बता चुके हैं। क्या अमेरिका इसे बहाना बनाकर चीन पर भी हमला कर देगा?
ऐसे तो किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका के पत्रकार याद दिला रहे हैं, अगर नार्को टेररिज्म का तर्क चलाया जाता है तो याद रखना चाहिए कि इसी ट्रंप ने ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार हॉन्डुरस के राष्ट्रपति को माफी दी है, लेकिन अचानक वेनेजुएला का नाम लिया जाने लगा है, माहौल बनाया जा रहा है। खुद ट्रंप ने ड्रग्स के लिए वेनेजुएला को दोषी बताना शुरू कर दिया था, दावा कर दिया कि एक साल में ड्रग्स से 30 करोड़ लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार का खुद का आंकड़ा है 1990 से लेकर 2020 के बीच कुल मिलाकर इतनी मौतें नहीं हुई। पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने अपने कार्यक्रम में सरकारी डेटा का विश्लेषण कर दिखाया है कि अमेरिका में ड्रग्स से होने वाली मौतों में वेनेजुएला से आने वाले नशीले पदार्थों की भूमिका सबसे कम है। सबसे अधिक मौतें फेंटानिल से होती हैं जो चीन से आता है। वेनेजुएला को ड्रग्स से होने वाली मौतों से जोड़ना वैसा ही है जैसे सद्दाम हुसैन को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने का आरोपी बताया गया, जबकि वह झूठ निकला। अगर वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली की दलील दी जा रही है तो लोकतंत्र में ट्रंप की आस्था कितनी है यह भी देखने की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला पर हमले के लिए ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ट्रंप कहते रहे अमेरिका के हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं हैं और दूसरे देश पर हमला करने चले जाते हैं। ट्रंप खुद ही दूसरे देशों में सरकार गिराने और बनाने की आलोचना करते रहे हैं और अब वही कर रहे हैं। क्या यही ट्रंप एक साल से गजा के नरसंहार के लिए इस्राइल को हथियार नहीं दे रहे थे? एक हाथ से युद्ध विराम के कागज पर दस्तखत करते हैं और दूसरे हाथ से हथियार भेजते हैं। अभी भी इस्राइल गजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है। क्या ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव बना पाए? नेतन्याहू को हिरासत में लेने की हिम्मत रखते हैं? साफ है कि नहीं रखते हैं। वेनेजुएला ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए, लेकिन अब सुरक्षा परिषद को कौन पूछता है, उसकी क्या अहमियत रह गई है? यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वहां के राष्ट्रपति मादुरो को वैधानिकता हासिल नहीं है, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पालन होना चाहिए। मतलब यही हुआ, ईयू कुछ नहीं कहेगा करेगा, अमेरिका जो करना चाहता है करता रहे, हम भी कुछ बयान देते रहेंगे। हमले के बाद मादुरो की सरकार ने बयान जारी किया, कहा काराकस के अलावा भी कुछ राज्यों में हमले हुए हैं। वेनेजुएला ने अंतर्राष्ट्रीय शांति की कोई परंपरा नहीं तोड़ी। सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि हमला इसलिए हुआ ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज कब्जे में ले लिए जाएं। अमेरिका के ऐसे प्रयास कामयाब नहीं होंगे, उसका झूठ नहीं चलेगा, उसका इतिहास सबको पता है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि नागरिक इलाकों में भी हमले हुए हैं और सरकार मरने वालों और घायलों की जानकारी जुटा रही है। उनका बयान है कि वेनेजुएला विदेशी सेनाओं की मौजूदगी का विरोध करेगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने नागरिक इलाकों में हुए हमले का एक वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है कि आम नागरिकों पर हमला हुआ है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने की मांग की है और वेनेजुएला के बॉर्डर पर तैनाती का ऐलान किया है। इस हमले में वेनेजुएला के भीतर किस तरह की तबाही आई है, अभी इसकी कोई व्यापक सूचना नहीं है। वेनेजुएला के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के पास सत्ता जा सकती है। अमेरिका ने कभी भी मादुरो को मान्यता नहीं दी और वहां का विपक्ष उनकी जगह निर्वासित राजनेता एडमुंडो गोंजालेस को राष्ट्रपति मानता रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कई दिनों से तकरार चलती आ रही है। ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहे हैं। लंबे समय से अमेरिका कैरेबियन में अपनी सेना को तैनात कर रहा था। वेनेजुएला के छोटे जहाजों पर हमले शुरू हो चुके थे। अमेरिका कहता रहा कि इन जहाजों से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 2 सितंबर 2025 के बाद से अमेरिका ने इस तरह के 35 हमले किए जिनमें 105 से अधिक लोग मारे गए। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने अवैध तरीके से हमले किए हैं और लोगों को मारा है, मगर ट्रंप प्रशासन का कहना है युद्ध के नियमों के तहत ही उसने कार्रवाई की है, क्योंकि ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ उसका जंग जारी है। 30 नवंबर को पीट हेग्सेथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह कार्टून पोस्ट किया। कार्टून कैरेक्टर फ्रैंकलिन को अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर में मिसाइल के साथ दिखाया गया। वो छोटी छोटी नावों पर रॉकेट दाग रहा है जिनमें कुछ सामान लदा है। ऊपर लिखा है फ्रैंकलिन नार्को टेररिस्ट पर हमला कर रहा है। इसी तरह फिल्मों और मीडिया की बहसों से माहौल बनाया जाता है। इराक पर हमले के पहले इसी तरह माहौल बनाया गया। हमले के पहले हमले की वजहों को जनता के मन में स्थापित कर दिया जाता है। हमने शुरू